तो आज का विषय है ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है फ्राइडेज फंडा। इस श्रृंखला में हम फंडामेंटल एनालिसिस की चर्चा करेंगे। हम एक छोटे से विषय को ले लेंगे और उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उस विषय के माध्यम से हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे। तो हम एक उदाहरण के द्वारा रोचक तरीके से सरल भाषा में उस विषय को समझ लेंगे। तो आज का विषय है ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो चलिए समझ लेते हैं कि ईपीएस क्यों महत्वपूर्ण है, इससे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्यों उपयोगी है। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में अंतर समझना चाहते हैं तो आप एक मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। आप उस वीडियो को देखिए कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही उपयोगी हैं। तो ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपको लगेगा इसमें तो गणित है, और गणित तो मेरे को कभी अच्छी लगी ही नहीं। गणित समझने में तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो घबराइए मत, जिस गणित की हम बात करने जा रहे हैं वो एक 6ठी 7वीं कक्षा का गणित है। इससे ज़्यादा हमको गणित को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए थोड़ा गणित तो आना ही चाहिए, लेकिन हमको कोई अकाउंटिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई एमबीए की, कोई फाइनेंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको 6ठी 7वीं कक्षा का गणित आता है तो हम फंडामेंटल एनालिसिस को आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है प्रवीण के पिज़्ज़ा। तो इस कंपनी के माध्यम से हम अर्निंग पर शेयर को समझ लेते हैं। अरे रुकिए ज़रा, ठहरिए, पहले हम एक डिस्क्लेमर तो पढ़ लें। इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। तो ऐसा डिस्क्लेमर हम चलचित्र में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। तो हमने भी यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल दिया है कि अगर किसी का नाम प्रवीण है या फिर किसी की कंपनी का नाम प्रवीण के पिज़्ज़ा है तो वो एक संयोग ही है। तो चलिए आगे चलते हैं और प्रवीण के पिज़्ज़ा का विश्लेषण कर लेते हैं। तो मान लेते हैं प्रवीण के पिज़्ज़ा ने गत वर्ष में 1 करोड़ रुपए का मुनाफा किया, 1 करोड़ रुपए का लाभ किया। लाभ का मतलब है अर्निंग्स या प्रॉफिट। अब मान लेते हैं प्रवीण के पिज़्ज़ा में कई शेयर होल्डर हैं। मान लेते हैं कि इसमें 10,000 शेयर होल्डर हैं, मतलब प्रवीण के पिज़्ज़ा में 10,000 लोग निवेशित हैं। तो इन 10,000 लोगों की प्रॉफिट में साझेदारी है, अर्निंग्स में साझेदारी है। मान लेते हैं किसी के पास 100 शेयर हैं, किसी के पास 200 शेयर हैं, किसी के पास 50 शेयर हैं, किसी के पास 10 शेयर हैं। तो मिलजुल के सबके पास 10 लाख शेयर हैं। तो ये हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और ये हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमको ये नंबर चाहिए और ये नंबर चाहिए। तो अगर हम अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से भाग दे दें तो हमको ईपीएस मिल जाएगा। तो ये आ जाता है 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो ये आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसकी 10 रुपये की साझेदारी है इस कंपनी में। अब ये तो बढ़िया है। चलिए समझ लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर महत्वपूर्ण क्यों है, इससे हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो अर्निंग पर शेयर अपने आप में तो उपयोगी नहीं है, परंतु आप ये मान के चलिए कि अगर पिछले वर्ष किसी कंपनी ने 10 रुपये का ईपीएस दिखाया था और इस वर्ष वो 12 रुपये का ईपीएस दिखा रही है, तो उसमें एक
ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 20% से बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। परंतु अगर किसी कंपनी ने पिछले वर्ष में 10 रुपये का अर्निंग पर शेयर दिखाया था और इस वर्ष वो केवल 8 रुपये का अर्निंग पर शेयर दिखा रही है, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रतीत होता है कि उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 20% से कम हो गया है। तो मोटा मोटा देखें तो हम इस कंपनी में निवेश करना पसंद करेंगे और इस कंपनी को हम हटा दें और इस कंपनी में हम निवेश नहीं करेंगे। तो आप EPS एक वर्ष का भी देख सकते हैं, एक तिमाही का भी देख सकते हैं। जब भी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं तो आप उसमें EPS का फिगर देख सकते हैं। तो कंपनी जब तिमाही का रिजल्ट लेके आती हैं तो वो इस तिमाही का EPS भी बताती हैं, पिछले तिमाही का EPS भी बताती हैं और पिछले 12 महीने का भी EPS बताती हैं। तो आपको बस कंपेयर करके देखना है कि EPS अच्छा आया है कि नहीं आया, कि इस तिमाही का रिजल्ट पिछले तिमाही से अच्छा है कि नहीं, इस वर्ष का रिजल्ट पिछले वर्ष से अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा है तो आप निवेश करने की सोच सकते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो आप इस कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं। तो EPS तो एक तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस करने का, अन्य कई चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, परंतु EPS से आप फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और चीज़ें भी समझ लेते हैं। क्या दो कंपनीज का EPS कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दो कंपनीज का EPS कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और मान लेते हैं कि एक और कंपनी है जिसका नाम है पप्पू पान वाला। अब देखिए, अगर आपका नाम पप्पू है या आपकी कोई पान की दुकान है तो ये सिर्फ एक संयोग मात्र है, इसके लिए मेरे ऊपर मानहानि का दावा मत करिएगा। परंतु अगर आपका नाम पप्पू है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, एक थम्स अप दीजिए। लेकिन अगर आपका नाम पप्पू नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नीचे कमेंट्स में कोई अच्छा सा प्रश्न पूछिए और अपना नाम लिख दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपके नाम की भी एक कंपनी बना दी जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और पप्पू पानवाला की अर्निंग्स को भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं पप्पू पानवाला की अर्निंग्स या प्रॉफिट मात्र 20 लाख है और उसके केवल 10 शेयर होल्डर्स हैं और इन 10 शेयर होल्डर के पास सिर्फ 100 शेयर्स हैं। तो अगर हम EPS कैलकुलेट करें तो हम 20 लाख को 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 20,000। मतलब ये है कि जिसके पास एक शेयर है उसकी 20,000 की भागीदारी है। तो क्या आप 20,000 को 10 से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कंपनी बिल्कुल अलग तरीके की है, ये कंपनी बिल्कुल अलग तरीके की है, इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलग हैं, इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलग हैं। तो आपने कई बारी टीवी पे एनालिस्ट को देखा होगा, वो दो अलग अलग कंपनीज का EPS कंपेयर करते हैं, तो वो एक उचित चीज़ नहीं है। अगर दो कंपनियां हैं जो सेम बिजनेस में हैं, सेम तरह का व्यापार कर रही हैं, तो भी दो कंपनीज का EPS आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको EPS से फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको EPS ग्रोथ ही देखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हम EPS ग्रोथ क्यों देख रहे हैं या EPS को क्यों देख रहे हैं, हम सीधा ही प्रॉफिट या अर्निंग्स को क्यों ना देख लें। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पप्पू पानवाला को हटा देते हैं। अब पप्पू पानवाला को मैंने हटाया तो इस पर भी मेरे ऊपर कोई जान माल का दावा मत करिएगा। तो मान लेते हैं कि हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास ईयर 2 आ गया है। मान लेते हैं ईयर 2 में मतलब दूसरे वर्ष में अर्निंग्स थोड़ी सी बढ़ गई, बढ़ के वो 1.1 करोड़ की हो गई, मतलब 1.1 करोड़ की हो गई। परंतु नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सेम ही रहे, मतलब 10,000 ही रहे, परंतु नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए या ज़्यादा हो गए। तो आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब कंपनीज बाई बैक करती हैं तो वो नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर रही होती हैं, और जब कंपनीज FPO लेके आते हैं, FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, तो वो अपनी कंपनी के नए शेयर्स बाजार में डाल देते हैं, तो उससे शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि दूसरे वर्ष में नंबर ऑफ शेयर 10 लाख से बढ़ के 11 लाख हो गए। अब अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ तो 10% है,
लेकिन अगर हम EPS ग्रोथ देखें तो EPS ग्रोथ कुछ भी नहीं है, 0% है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कंपनी निवेश करने लायक है या नहीं है? तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं तो कंपनी में भागीदारी बढ़ गई है। तो अगर आपको पिछले साल 10 रुपये मिल रहे थे तो इस वर्ष भी आपको 10 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम प्रॉफिट ग्रोथ को नहीं देखते हैं, हम EPS ग्रोथ को देखते हैं। तो चलिए ये सब हटा देते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट पे जुबिलेंट फूड वर्क्स का वेब पेज खोला हुआ है। यहाँ पे आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स का सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स पिज्ज़ा का काम करती है। तो आपने डोमिनोज का नाम तो सुना ही होगा। तो डोमिनोज के रेस्टोरेंट्स, डोमिनोज के स्टोर्स ये कंपनी चलाती है। ये और भी कई अन्य तरीके के रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, परंतु डोमिनोज से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का EPS भी लिखा हुआ है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का EPS पिछले साल 6.05 रुपये था, मतलब कि 6 रुपये और 5 पैसे। इसका मतलब है अगर आपके पास जुबिलेंट फूड वर्क्स का एक शेयर है तो आपकी 6 रुपये 5 पैसे की भागीदारी है। चलिए नीचे चलते हैं और थोड़े और आंकड़े देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स के अलावा इसी इंडस्ट्री की और भी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स के, देवयानी इंटरनेशनल के और सफायर फूड्स के आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। जुबिलेंट फूड वर्क्स डोमिनोज पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चलाती है। देवयानी इंटरनेशनल भी पिज़्ज़ा का ही काम करती है। पिज़्ज़ा हट के स्टोर आपने देखे ही होंगे, वो देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स चलाते हैं। तो इन तीनों कंपनीज़ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप जुबिलेंट फूड वर्क्स को देखें तो इस साल इनका EPS रहा 6.05, मतलब 6 रुपये 5 पैसे, और पिछले साल इनका EPS था 5.35, मतलब 5 रुपये 35 पैसे। तो इस साल जुबिलेंट फूड्स ने EPS में कुछ बढ़ोतरी देखी है। देवयानी इंटरनेशनल को देखें तो पिछले साल इनका EPS था 2 रुपये 20 पैसे, लेकिन अब वो कम होके सिर्फ 39 पैसे रह गया है। और सफायर फूड्स का EPS था 36 रुपये 73 पैसे और वो कम होके अब 8 रुपये 29 पैसे रह गया है। तो अगर मेरे को अब इन तीनों कंपनीज में से किसी एक कंपनी में निवेश करना हो तो मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स को चुनूंगा, क्योंकि यहाँ पे EPS ग्रोथ हुई है, EPS बड़ा है। परंतु अगर हम देवयानी इंटरनेशनल को देखें तो EPS कम हुआ है और सफायर फूड्स में भी EPS कम हो गया है। हम सिर्फ EPS को नहीं देखेंगे, हम कई और चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन EPS एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो EPS के साथ साथ हम PE भी देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, परंतु अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है तो वो कंपनी इन्वेस्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है करीब 118 रुपये। देवयानी इंटरनेशनल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 298 रुपये। क्या बात है, इतना ज़्यादा, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा PE। चलिए, सफायर फूड्स का 170 रुपये, ये भी बहुत ज़्यादा है। इन तीनों कंपनीज़ का PE रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा है ये। एक अच्छी कंज्यूमर कंपनीज़ का यूजली 30 से 40 से ज़्यादा का PE नहीं होना चाहिए, तभी वो एक इन्वेस्टेबल कंपनी होती है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ तो ये 140 और 170 की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों कंपनीज तो मेरे को किसी भी एंगल से इन्वेस्टेबल नहीं लग रही हैं। परंतु PE क्या है और PE कैसे उपयोग में आती है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ बातें मैं और बोल देता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन भी स्टॉक्स की, जिन भी कंपनीज की चर्चा हमने इस वीडियो में करी है, उसमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। और उदाहरण के रूप में हमने ये 3 कंपनीज ले ली थी। तो चलिए, वीडियो का अंत करते हैं और अगले फ्राइडे को, अगले शुक्रवार को फ्राइडेज फंडा में एक नए विषय पर वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।